नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हमारा एनसीईआरटी का 6 क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए पढ़ते हैं। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा कि आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय पर तुमने अध्याय 7 में पढ़ा है, जो लास्ट चैप्टर था, नए प्रश्न नए विचार। उसमें इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिन साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब से मिलते हैं। तो अब इसमें कई देखे, पहला तो यह है कि स्तंभ पर यह स्थापित किया गया था। स्तंभ क्या होता है? जैसे एक खंबा टाइप से होता है, इस तरह से, जैसे मेहरौली का लोह स्तंभ है, इस तरह से पूरा एक स्तंभ होगा और उसके ऊपर फिर ये जो चीज है, यहां से आप ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये ऊपर बना होता है। और अशोक के जो स्तंभ थे, तो उनमें जो है ज्यादातर में आपको कोई ना कोई पशु आकृतियां मिलेगी सबसे ऊपर। तो अशोक जिन साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी लगभग 2300 साल पहले, यानी वही लगभग 322 ईसा पूर्व का जो समय है। और चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चाणक्य के विचार हमें किस में मिलते हैं? अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में। वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें ही एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया। अभी हम देखेंगे जो मैं ये मैप है, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो राजधानी मौर्यों की जो है वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र यानी आज का पटना, बिहार की राजधानी है पटना। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो तक्षशिला जो है वो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो जैसे आज के समय में जो नगर है वहां सारी ये ऑफिस वगैरह जो होते हैं, तो सब नगरों में ही होते हैं, मेन जो होते हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो अब ये मैप जो है पूरा, इसमें हम देखेंगे अभी। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहां तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी
पहनते थे। ये देखिएगा, ये पूरे मैप में जो है वो लाल स्थान अभिलेखों के प्राप्ति स्थल, तो उनको रेड मार्क से बताया गया है कि कहां कहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। और ब्लैक जो स्पॉट है वो कौन से हैं? नगरों के। तो ब्लैक स्पॉट तो इसने 3 बताए हैं। एक तो ये तक्षशिला है जो कि पाकिस्तान में, और पाटलिपुत्र और उज्जैन, तो ये दोनों भारत में हैं। और उज्जैन आज के समय में एमपी में है, और पाटलिपुत्र बिहार यानी आज का पटना। तो ये ऊपर देखिएगा। अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ लंपक और कंधार, तो जहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के। पाकिस्तान के अंदर देख लीजिएगा, यहाँ से ये शाहबाज गढ़ी, मानसेरा। और फिर यहाँ इधर बात करते हैं तो ये गिरनार हो गया, ये सोपारा, सनती, ये मस्की, ये काफी महत्वपूर्ण है, ब्रह्मगिरी, और येरगुड्डी, ये जोगड़ इधर उड़ीसा की तरफ। और यहाँ ये पनगुररिया, सांची, रूपनाथ, कौशाम्बी, गुज्जर, बहापुर, ये टोपरा और कलसी, मेरठ, ये लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया, अरेराज, सारनाथ। तो ये वो स्थान है। और हालांकि इसमें कई बताए हैं, स्थान तो और भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही है। और भी स्थान है, काफी स्थानों से मिलते हैं, अलग अलग जगहों से प्राप्त होते हैं। तो ये लगभग जो महत्वपूर्ण है वो इन्होंने बता दिए इसमें। ये देखिएगा, ये अफगानिस्तान की तरफ हो गए, और ये शाहबाज गढ़ी, मानसेरा जो है ये पाकिस्तान, और बाकी जो है ये सभी भारत में हैं। नेक्स्ट है कि राज्य जो है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। तो निश्चित बात है कि राज्य साम्राज्य बड़ा ही होगा, इतने विशाल साम्राज्य, इतना बड़ा भूभाग, तो सेनाओं की भी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी उनको। और उसके लिए, सबके लिए क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, कर चाहिए। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होती है वो देश उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप चाहे देख लीजिए, आज के समय में चाहे यूएसए है, चाहे चीन है, ये जो भी कंट्री आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है। और जिसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है तो वो देश भी कमजोर है। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो इस तरह से पूरा एक सिस्टम था कि जो पाटलिपुत्र वाला है, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, वहां तो डायरेक्ट सीधा नियंत्रण में था वो। और बाकी फिर जो उसके अधिकारीगण हैं उनकी नियुक्ति करते थे, और वो अधिकारी भी अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी ये जासूस नियुक्त करते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था।
कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्षर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और जो नियम है उनको ही माना जाता था। तो जैसे जो ये प्रांत कहते थे, प्रांतों में विभाजन कर रखा था। जैसे मान लीजिए भारत देश है, तो इसको हमने सुविधा के लिए राज्यों में विभाजित कर रखा है। तो जैसे ये आज का एक सिस्टम है, तो उस तरीके से भी शासन करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था, तो और नियुक्त किसको करते थे? ज्यादातर जो राजकुमार होते थे, इन्हीं को ही वहां गवर्नर बनाकर भेज देते थे, चाहे राज्यपाल या गवर्नर कहिए। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उनको इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। तो नजराना क्या है? जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो नजराना एक तरह से आप गिफ्ट समझ सकते हैं। नजराना वर्ड वैसे भी काफी लोकप्रिय फेमस वर्ड है नजराना। तो अक्सर सुनते रहते हैं कि नजराना उसने वहां से भेंट किया है। तो ये नजराना जो है ये क्या है? ये गिफ्ट ही था। अब जैसे मान लीजिए आज के टाइम में भी जैसे कोई ऑफिसर है, कोई डीवाईएसपी है, और डीवाईएसपी की पोस्टिंग जयपुर थी पहले, अब ट्रांसफर होके मान लीजिए वो जोधपुर या उदयपुर पहुंच गया। तो जो ही उसका ट्रांसफर वहां हुआ, तो उस शहर के जो भी बड़े बड़े व्यापारी होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, वो सब आकर के कई भेंट देने की कोशिश करेंगे। कोई मिठाई लेकर के आएंगे, कोई जैसे ये बादाम पिस्ता और इस तरह के जो पैकेट होते हैं ड्राई फ्रूट के, कोई इस तरह के पेश करते हैं, या कोई और चीज पेश करने की कोशिश करेंगे। तो कई ऐसे होते हैं जिनको ये मालूम नहीं होता कि डीवाईएसपी कैसा है। तो वो शुरू में सिर्फ मेल मिलाप की कोशिश करते हैं कि ये है कैसा, देख लेते हैं पहले कि ये पैसे खाने वाला है या नहीं खाने वाला है। तो सिर्फ शुरू में इस तरह की चीजें भेंट की जाती है, जिनको आप उस रूप में नहीं कह सकते कि नहीं ये कोई रिश्वत है या उस तरह से है। जैसे मान लो ये मिठाई वगैरह है, या ये इस तरह के पैकेट होते हैं ड्राई फ्रूट के, तो वो चीज क्या है? वो नजराना है, वो भेंट है। तो ये तो बड़े स्तर पे होता था पहले, जो है इतने बड़े बड़े राजा वगैरह या इनके लिए पेश किए जाते थे नजराने। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब ये कितनी बार ये प्रश्न सैकड़ों बार पूछा गया परीक्षा में। मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया का यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण इस प्रकार से है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतया हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। तो उस वक्त जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये मिलता है कि इनकी जो बॉडीगार्ड है वो फीमेल बॉडीगार्ड भी हुआ करती थी, महिला अंगरक्षक। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं कि कहीं उसमें जहर वगैरह ना हो, विष वगैरह ना मिला दें।
वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो इतना सुरक्षात्मक ध्यान रखते थे। ये मेगास्थनीज ने जो लिखा है पुस्तक इंडिका में, तो उसमें कई वर्णन है और भी काफी वर्णन इसने किया है उस समय मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो कईयों को लगता है कि जो राजा है उनके मौज होती है, लेकिन उनकी भी जान जो है वो गले में आई रहती है। यहाँ की बात करूं राजस्थान की, तो आपने झाला जालिम सिंह का नाम सुना था। झाला जालिम सिंह के इतने ज्यादा दुश्मन थे महलों के अंदर भी, कि झाला जालिम सिंह लोहे का जो पिंजरा था उसमें सोता था हमेशा। वो पिंजरे के लॉक करके लगा के ताला मोटा सारा, और फिर उस पिंजरे के अंदर सोता था कि कहीं रात को सोते हुए कोई मार नहीं दे। और इसको मारने की बहुत बार कोशिश भी हुई थी। जालिम सिंह एक अलग ही चीज है। जालिम सिंह जैसा दिमाग बहुत लोगों में नहीं होता। कोई सैकड़ों सालों में एक व्यक्ति होता है झाला जालिम सिंह जैसा। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में क्या लिखता है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए घने बसेरों से घिरा हुआ है। तो ये पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना के बारे में जो वर्णन किया है उसने, वो वर्णन है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला करके दे। तो जो वनों में होती थी चीजें, और हाथी भी ला करके दे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये राजकीय आदेश थे ये। कई बार ये जैसे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर आता है, उसमें हिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पहला जो सिलेबस का पॉइंट है वो ये है कि मौर्य और गुप्त काल की कला, साहित्य और विज्ञान। तो कई विद्यार्थी उसमें कहते हैं कि सर ये जो अशोक के अभिलेख से शिलालेख थे, ये भी क्या उसमें पढ़ने होते हैं या नहीं होते, क्योंकि गाइड में जो मार्केट में तो आती है चीजें दी हुई। ये जो अभिलेख शिलालेख हैं ये राज के आदेश हैं। ये कला का पार्ट नहीं है। ये कला में, आर्ट में नहीं आएंगे ये। तो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसमें ये शिलालेख वगैरह जो हैं, ये अभिलेख वगैरह थे। कई चीजें कला में अलग चीज है, लेकिन जो कई राजकीय आदेश हैं तो वो चीजें पढ़ने की नहीं है उसमें। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में है। नेक्स्ट आता है कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और शर्मण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों और मर्तकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए। धर्म से मतलब धर्म से है।
कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है। तो ये जो कलिंग युद्ध होता है उसके बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने जो है फिर शांति के लिए प्रयास किए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा अशोक ने किया और आप देखते हैं कि कई जगह उसके जो बेटा बेटी थे और इसके अलावा और भी उसने कई संदेश वाहक जो हैं वो इधर उधर देशों में भेजे। अशोक का कलिंग युद्ध, तो कलिंग जो है वो पास के जो उड़ीसा का ही प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध में वितर्षणा हो गई, यानी मन खिन्न हो गया उससे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो उत्कर्ष पोलिस वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। तो ये कला के अंदर आपको पढ़ना होता है, यह आर्ट का विषय है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका यह कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रभावित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उसका कर्तव्य है। इसलिए उसने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो ये जैसे जो भी उस समय कमियां थी, जानवरों की बलि चढ़ाना, दासों नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार, परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े, तो उनका निदान करना उसका कर्तव्य है। और इसलिए उसने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो जगह जगह जाकर के और धम्म की शिक्षा देते थे। धम्म कोई पर्टिकुलर कोई एक धर्म नहीं है। धम्म से मतलब यहाँ वो धर्म नहीं है कि हिंदू धर्म या कोई पर्टिकुलर कोई धर्म हो। तो धम्म से मतलब यहाँ है जीवन, जो है एक जीवन जीने की शिक्षा, एक किसकी शिक्षा? सदाचार। तो इस प्रकार से इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी है। ये क्या है दूसरी रीतियां? अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा शर्मणों को दान देना। तो ये अशोक ने संदेश जनता के बीच में भिजवाए। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। यहां अब जो धर्म से मतलब है वो पर्टिकुलर जो व्यक्ति जिस किसी में आस्था रखता है, वो मतलब है यहां पर्टिकुलर। अब जो ये पॉइंट आ रहा है इसमें, हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। तो इधर ये क्या है, ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। तो यहां आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि है, ए जो है, और ये देवनागरी हिंदी के अंदर इस तरह से, फिर बांग्ला, फिर मलयालम और तमिल। तो ये सारी जो भाषाएं दूसरी उत्पन्न हुई है ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। तो हिंदी के अंदर आप ए को ऐसे लिखते हो, ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि में लिखते थे। ये बांग्ला, ये मलयालम, ये तमिल। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। तो उनमें बैठ करके, बुर्ज मतलब जो ऊपर जो स्थान हो, तो वहां बैठ करके और निगरानी रखी जा सकती थी दूर दूर तक। जैसे ये दीवार जो है राजस्थान में कुंभलगढ़ फोर्ट की, तो चीन के बाद वो सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है कुंभलगढ़ फोर्ट वाली। तो वहां भी इसी तरह से बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, भी ये दूसरी चीजें हैं। तो ये आपका हो गया चैप्टर जो है। आज इसमें कुछ एक काम की चीजें हैं, मुश्किल से आधा एक पेज जो है वो इसमें बनेगा आपका, कि जो काम काम के पॉइंट हैं। तो ये सब चीजें हो गई। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहां अधिकारी क्या वसूलते थे, अभी आपको लिख के कमेंट करना है। और राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में किसके रूप में भेजा जाता था, या क्या बना के भेजा जाता था, तो ये कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट है, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण और किस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, और प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को क्या दिया करते थे। तो ये चारों के आप जो है कमेंट करके उसमें उत्तर बताइएगा। और ये वाला चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आएगा वो है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।